लेंस संबंधित परिभाषाएं। इस वीडियो में हम लोग लेंस संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? कल जो हम लोग लेंस पढ़े थे उस लेंस में जो है दो वक्र पृष्ठ हुआ करता था। दोनों वक्र पृष्ठ का अपना जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन होगी लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। जैसे मान लीजिए यह एक लेंस है जिसका दो गोली पृष्ठ है, यह इसका प्रथम गोली पृष्ठ है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं पड़ेगा C1, और यह जो है इसका सेकेंड गोली पृष्ठ है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर लेफ्ट साइड में पड़ेगा। तो दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो लाइन होगी, जो रेखा होगी, उसको हम लोग बोलेंगे लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष बोलेंगे। ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। ठीक है, डेफिनेशन नोट करेंगे। लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, यह उत्तल के लिए है, अवतल के लिए इस तरह से हो जाएगा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 इधर पड़ेगा और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 इधर पड़ेगा। दोनों को मिलाएंगे तो जो लाइन प्राप्त होगी उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस इस लेंस के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए समतल उत्तल लेंस है, यह एक समतल पृष्ठ है और यह इसका जो है वक्र पृष्ठ है, तो इसका जो है प्रिंसिपल एक्सिस कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये जो वक्र पृष्ठ है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगा, वक्र पृष्ठ का सेंटर ऑफ कर्वेचर C। इससे इस समतल पृष्ठ पर एक अभिलंबवत रेखा खींचेंगे जो इस तरह से होकर जाएगी, तो ये वाली जो लाइन होगी इसका मुख्य अक्ष कहलाएगी। यह मुख्य अक्ष हो गया। इसी तरीके से इस लेंस में भी ठीक, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर C। इससे जो है समतल पृष्ठ पर अभिलंबवत लाइन खींचेंगे, अभिलंबवत रेखा खींचेंगे जो इसका मुख्य अक्ष कहलाएगा, मुख्य अक्ष। नेक्स्ट हेडिंग होगा प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, देखिए प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। यह लेंस है, कोई भी लेंस, यह आपका जो द्विउत्तल लेंस है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर चलने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह लेंस हमने लिया और यह इसका जो है एक ऑप्टिकल सेंटर अगर हमने वो लिया, तो इस पर जो भी प्रकाश की किरण यहाँ पर इंसिडेंट होगा, रिफ्रैक्शन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगा।
यह कब? जब लेंस बहुत पतला हो, मतलब कि पतले लेंस में, पतले लेंस के लिए ये ऑप्टिकल सेंटर का सिचुएशन है, जिसको हम यहाँ से दिखा सकते हैं ऐसे। लेंस जब मोटा होगा तो इस तरह से सिचुएशन आपका होगा। ठीक है, ऐसे प्रकाश की कोई किरण आएगी, इस तरह से चलेगी और फिर से लेंस से निकलने के पश्चात अपने आपतित किरण की दिशा के समांतर हो जाएगी, इस तरह से। यह इसका जो है ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। ऑप्टिकल सेंटर का लेंस के बीच में होना जरूरी नहीं है, यह लेंस के पृष्ठ के करीब करीब हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं पर भी जो है इसका ऑप्टिकल सेंटर हो सकता है। अधिकांशतः जो है हम पतले लेंस के लिए यह कंसेप्ट जो है हम लोग यूज करेंगे। तो डिफिनेशन नोट कीजिए, डेफिनेशन नोट कीजिए। जब लेंस पर आपतित कोई प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर दिशा में निर्गत होती है तो लेंस के भीतर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से निर्गत होकर आपतित किरण की दिशा के समांतर हो जाती है। लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है लेंस का मुख्य फोकस। तो किसी भी लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं, एक जिसे प्रथम मुख्य फोकस बोलते हैं और एक जो है द्वितीय मुख्य फोकस बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रथम मुख्य फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, प्रथम मुख्य फोकस क्या है देखिए। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसे लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक है, यह आपका कन्वेक्स बाइकन्वेक्स लेंस की हम बात कर रहे हैं। और इसी तरीके से बाइकनकेव लिया जाए तो इधर इसके कोई फोकस होगा, इसके फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण इस तरह से
देखिए इस तरीके से पैरेलल हो जाएगी। तो ये आपतित किरण जो है मुख्य अक्ष के जिस बिंदु की ओर जाती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, उस बिंदु को इस लेंस का प्रथम फोकस बोलेंगे। ठीक ना, ये प्रथम फोकस। तो डेफिनेशन हम लोग नोट करेंगे। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर चलने वाली प्रकाश किरणें किस लेंस में, उत्तल लेंस में, या जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, एक बार और। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तित होकर लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। एवं लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लोग नोट कीजिए। इसी के आगे प्रथम फोकस दूरी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका द्वितीय मुख्य फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इसका डेफिनेशन नोट कीजिए। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होकर
अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिससे आती हुई प्रतीत होती हैं उसे लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। चित्र में समझा जाए, यह एक लेंस है जिसका यह प्रिंसिपल एक्सिस है। इसके समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात या अपवर्तित होकर इसके मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेंगी उस बिंदु को हम लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक है। यह चूँकि प्रकाश किरणों को जो है फैला देता है, तो यह इस तरह से कुछ प्रकाश किरणों को फैलाएगा। इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ से ये आता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो यह इसका द्वितीय फोकस है। ठीक, इसी में लिख लेंगे द्वितीय फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी को लेंस का द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, ये द्वितीय फोकस दूरी था। अगर लेंस के दोनों के माध्यम समान हो तो लेंस की प्रथम फोकस दूरी द्वितीय फोकस दूरी के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ठीक है, F = -F। एक पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, लेंस निर्माता सूत्र, लेंस निर्माता का सूत्र। आज का यह टॉपिक होगा एक पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, लेंस निर्माता का सूत्र। ठीक है। फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए थिन लेंस लेंस मेकर्स फार्मूला। ठीक है, आज का यह टॉपिक है एक पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, लेंस निर्माता का सूत्र, जो यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका डेरिवेशन जो है 5 नंबर में पूछा जाता है और इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं और न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी जोड़ करके 5 नंबर का जो है प्रश्न इस पे बनता है। मतलब यह एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का यह टॉपिक है एक पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र।
सबसे पहले एक पतला लेंस क्या होता है, ठीक है। देखिए लेंस जो होता है ना, उससे कुछ न कुछ मोटाई होती है और लेंस के पास अपनी जो है वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या है। तो एक लेंस को हम पतला लेंस कहते हैं यदि उस लेंस की जो मोटाई है वह मोटाई इसके वक्र पृष्ठों की तुलना में क्या हो, नगण्य हो, तो ऐसे लेंस को हम पतला लेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन नोट कर लें। वह लेंस जिसकी मोटाई इसके वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं की तुलना में नगण्य हो पतला लेंस कहलाता है। पतला लेंस कहलाता है, ठीक है। मतलब ऐसे लेंस को पतला लेंस कहते हैं। अब यहाँ पर हमको इसके लिए अपवर्तन का सूत्र पढ़ना है, जिससे हम लेंस निर्माता का सूत्र बोलेंगे। लास्ट में जो फोकस दूरी के लिए फार्मूला आएगा उसको हम लोग बोलेंगे लेंस निर्माता का सूत्र बोलेंगे, ठीक ना। ठीक है। पतले लेंस वह लेंस जिसकी मोटाई इसके वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या की तुलना में नगण्य हो पतला लेंस कहलाता है। अपवर्तन के सूत्र के लिए इससे पहले वीडियो में जो है हम लोग पढ़ चुके हैं कि गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है। तो चाहे वो उत्तल गोली पृष्ठ हो या अवतल गोली पृष्ठ हो, दोनों ही पृष्ठों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का फार्मूला μ/v - 1/u इक्वल μ-1/r, या ये हम लोग पढ़े थे μ2/v माइनस μ1/u इक्वल μ2 - μ1/r, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है हम लोग अप्लाई करते हुए एक पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र प्रूफ करेंगे। तो इसमें जो है थोड़ा सा थ्योरी है और उस थ्योरी को जो है थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लें। मान लीजिए कि एक पतला लेंस है जिसके पदार्थ का जो अपवर्तनांक है, वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है वह μ2 है और लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हैं अर्थात एयर हैं, जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। एवं लेंस की जो मोटाई है t है, जो इसके वक्र पृष्ठों के वक्रता त्रिज्याओं की तुलना में क्या है, नगण्य है, ठीक है। माना लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं r1 r2 है। तब जो है एक रे डायग्राम यहाँ पर हम तैयार करें। यह एक पतला लेंस है L और L', और यह इसका जो है प्रिंसिपल एक्सिस है। इस लेंस के प्रथम पृष्ठ, ये जो प्रथम पृष्ठ है इसका ध्रुव P1 है और यह जो द्वितीय पृष्ठ है इसका ध्रुव P2 है और इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर है, C ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। माना इन दोनों पृष्ठों की जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वह r1 व r2 है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक μ2 है और दोनों ओर के जो माध्यम हैं उनके अपवर्तनांक μ1 है, ठीक है। लेंस के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु O पर कोई बिंदु वस्तु रखी है। यहाँ से जो है हम प्रकाश की दो किरणें लेंगे। पहली किरण जो लेंस पर अभिलंबत पड़ रही है, मुख्य अक्ष का अनुदिश चलती हुई लेंस पर अभिलंबत पड़ रही है, बिना विचलित हुए ऐसे सीधी निकल जाएगी। और द्वितीय किरण जो लेंस के प्रथम पृष्ठ के किसी भी पॉइंट पे आप मान सकते हो। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है A, ठीक ना। तो यहाँ से हमने एक प्रकाश की कोई किरण लिया यहाँ से OA, और इस पृष्ठ के द्वारा, इस प्रथम पृष्ठ के द्वारा जो इस प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा। मतलब यहाँ से प्रकाश की किरण इस तरह से अपवर्तित होगी और अगर यह द्वितीय पृष्ठ न होता तो प्रकाश की ये जो किरण है, यह किरण इस तरह से जो है चली जाती, ठीक ना। लेकिन दूसरा भी पृष्ठ है, इसलिए यहाँ से भी जो इसका अपवर्तन होगा और यह कुछ इस तरह से अपवर्तित होकर जो है यहाँ बिंदु I पर मिलेंगे। मान लीजिए लेंस के प्रथम पृष्ठ से वस्तु की जो दूरी है वह u है एवं इसके प्रथम पृष्ठ से
प्रथम पृष्ठ के द्वारा जो इमेज बन रहा है बिंदु आई डैश पर यहाँ बन रहा है, जिसका डिस्टेंस यहाँ से मान लीजिए क्या है, वी डैश है। चूँकि यह आई डैश इस लेंस के द्वितीय पृष्ठ की तरफ पड़ रहा है, इसलिए यह आई डैश लेंस के द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा और फाइनली इसका इमेज यहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है हमने सपोज कर लिया, ये क्या है आपका भी है। ठीक, अब यहाँ पर लेंस के प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से लेंस के प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र अगर हम लिखें तब हमें प्राप्त होगा μ2 अपान भी। ठीक है, देखिए रिफ्रैक्शन का फार्मूला μ2 अपान भी माइनस μ1 अपान यू इक्वल μ2 माइनस μ1 बाई आर। ये जो सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस पृष्ठ के द्वारा बनाया जाता है, ठीक ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके नीचे उसके प्रतिबिंब की दूरी μ1 फर्स्ट मीडियम है और उसके नीचे वस्तु की दूरी जिस मीडियम में वस्तु रखी हुई है। ठीक ना, और यह अगर μ2 माइनस μ1 आ रहा है तो μ2 माइनस μ1 बाई इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ऐसे ही जो है यहाँ पर लेंस के प्रथम पृष्ठ पर अगर हम अपवर्तन का फार्मूला अप्लाई करें तो हमें मिलेगा प्रथम पृष्ठ के द्वारा इमेज v डिस्टेंस पर बन रहा है, v डैश डिस्टेंस पर, तो ये v डैश हो जाएगा μ2 अपान v डैश माइनस μ1 अपान u दूरी पर वस्तु रखी है और यहाँ प्रथम पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है r1 है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका μ2 माइनस μ1 बाई r1। यह इक्वेशन हो जाएगा आपका फर्स्ट। पुनः लेंस के द्वितीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से द्वितीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र अगर हम अप्लाई करें तो हमें मिलेगा द्वितीय पृष्ठ के लिए किरण जो है रिवर्स में है, तो इसलिए जो है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा होगा यहाँ पे, तो ये μ1 अपान भी हो जाएगा माइनस μ1 अपान भी डैश, μ1 का μ2 अपान भी डैश इक्वल μ1 माइनस μ2 अपान r2 हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ देखिए μ1 अपान भी इसी मीडियम में ही बन रहा है, इमेज μ1 वाले मीडियम में बन रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट चूँकि यहाँ रखा गया है v डैश डिस्टेंस पे, आभासी वस्तु का काम कर रहा है और यह μ1 माइनस μ2 बाई r2। समीकरण नंबर 2 हो गया। दोनों समीकरण को जोड़ दिया जाए, इसको मिटा देते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ा जाएगा तो देखिए μ2 अपान भी डैश माइनस μ2 अपान भी डैश, यह कैंसिल हो जाएगा, यह पॉजिटिव और यह निगेटिव, तो इसको हम क्रम से लिखेंगे μ1 बाई भी माइनस μ1 बाई यू इक्वल, यहाँ होगा आपका μ2 माइनस μ1 बाई r1 प्लस यह होगा आपका μ1 माइनस μ2 बाई r2। इसमें μ1 कॉमन हो जाएगा 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू, और इसमें डायरेक्टली हम μ2 माइनस μ1 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई r1 और ये चूँकि प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 1 बाई r2। μ1 से भाग दे देंगे तो 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इक्वल μ2 अपान μ1 माइनस 1, यह हो जाएगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। यदि म्यू को μ2 अपान μ1 मान लिया जाए, मतलब यह निरपेक्ष अपवर्तनांक है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक जिसे हम बोलेंगे, तब 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इक्वल म्यू माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। इसको हम 1 μ2 भी लिख सकते हैं। ठीक ना, यदि प्रारंभ में वस्तु
अनंत पर हो तो u की वैल्यू इनफाइनाइट। जब कोई वस्तु अनंत पर होती है तो उसका जो इमेज है उसके फोकस पे बनता है, लेंस के फोकस पे बनता है। इसका मतलब है कि v की वैल्यू क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, फोकस दूरी के बराबर। तब यहाँ अतः 1/f माइनस 1/इनफाइनाइट इक्वल म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, या यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/f इक्वल म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, यह जो है एक पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र कहलाएगा, और इस सूत्र को हम लेंस निर्माता का सूत्र भी बोलेंगे। ठीक ना, इसके नीचे लिखना होगा, इसे लेंस निर्माता का सूत्र भी कहते हैं। इसको सब की कॉपी पे आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और इसका रिवीजन कीजिएगा, और इसी पर जो है न्यूमेरिकल भी बनेंगे। इसके नीचे लिखिएगा, यह एक पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है, जिसे लेंस निर्माता का सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हेडिंग दीजिए, लेंस की फोकस दूरी का इसके अपवर्तनांक व पदार्थ पर अपवर्तनांक व वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। नेक्स्ट रीडिंग होगा, लेंस की फोकस दूरी का अपवर्तनांक व वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। यह हेडिंग है, लेंस की फोकस दूरी का अपवर्तनांक व वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। हम जानते हैं एक पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र 1/f इक्वल म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, इस फार्मूला को देखिए, अगर हम इसको कांस्टेंट करते हैं, ठीक ना, ये वाली क्वांटिटी अगर हम कांस्टेंट करें तो हमें प्राप्त होगा 1/f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस 1, या इसी का अपोजिट अगर हम लिखें तो कुछ इस तरह से रिलेशन होगा। ठीक है, मतलब जिस भी मटेरियल के लिए म्यू का मान अधिक होगा उसके लिए फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जिसके लिए म्यू का मान कम होगा उसके लिए फोकस दूरी का मान अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लेंस की जो फोकस दूरी है इसके पदार्थ के अपवर्तनांक पर डिपेंड करती है। मतलब पदार्थ के अपवर्तनांक का मान बढ़ जाने से इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और अपवर्तनांक कम हो जाने से फोकस दूरी बढ़ जाएगी। और इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है कि इसकी फोकस दूरी जो है इसकी वक्रता त्रिज्या पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक ना, R1 R2 पर भी डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम लिख लेंगे, से स्पष्ट होता है कि लेंस की फोकस दूरी अपवर्तनांक म्यू तथा वक्रता त्रिज्याओं R1 व R2 पर निर्भर करता है।
ठीक ना, इस पे ये डिपेंड करता है। इसमें फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ए, अपवर्तनांक पर निर्भरता। अपवर्तनांक पर निर्भरता, डिपेंडेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक पर ये कैसे डिपेंड करेगा, ठीक ना। तो इसके लिए देखिए, यदि लेंस को हम किसी ऐसे माध्यम में, ऐसे द्रव में डुबो दें जिसका अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक से क्या है, कम है, तब लेंस की फोकस दूरी का मान जो है क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक के घट जाने से फोकस दूरी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखें हम, यदि लेंस को किसी ऐसे द्रव, इसमें फर्स्ट हम लिख रहे हैं, यदि लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए, जिससे, ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो इसको हम ए म्यू एल लेंगे, ए म्यू एल, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से क्या हो, कम हो, अर्थात ए म्यू एल इज लेस देन ए म्यू जी, ये वाला कंडीशन, ए म्यू एल इज लेस देन ए म्यू जी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ए म्यू एल डिवाइडेड बाई ए म्यू जी इज लेस देन 1 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। अब द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालें, क्योंकि देखिए यहाँ पे यह लेंस है, इसको हमने एक लिक्विड में जो है इस तरह से डुबो दिया है। तो यहाँ जो है प्रकाश किरण सबसे पहले तो एयर से लिक्विड में इंटर करेगी, उसके बाद लिक्विड से निकल करके जो है लेंस में प्रवेश करेगी। तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान कुछ चेंज होगा, तो इसके लिए जो है यहाँ पर हम लिखेंगे अब द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको हम लिखेंगे एल म्यू जी। क्या होता है फार्मूला, ए म्यू जी अपान ए म्यू एल, ठीक है, ए म्यू जी अपान ए म्यू एल। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एल, इसको अपोजिट कर दें तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 अपान एल म्यू जी इक्वल ए म्यू एल अपान ए म्यू जी। इक्वेशन नंबर हो जाएगा आपका 2। नोट कीजिए यहाँ तक। ऊपर मिटा रहे हैं। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से ए म्यू एल अपान ए म्यू जी के प्लेस पे 1 अपान एल म्यू जी इज लेस देन 1 या एल म्यू जी इज ग्रेटर देन 1, एल म्यू जी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब देखिए, यदि वायु में लेंस की फोकस दूरी एफ है व द्रव में फोकस दूरी
एफ एल हो तो 1/FA इक्वल, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में लिखा जाएगा ए म्यू जी -1 1/R1 -1/R2। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगा आपका थर्ड। तथा 1/FL इक्वल हो जाएगा, यहाँ हम एल म्यू जी लिखेंगे लिक्विड के रिस्पेक्ट में, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, और यहाँ हो जाएगा आपका 1/R1 -1/R2। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा आपका 4। भाग दे दिया जाए समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने पर। ठीक है, भाग दिया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका FL/FA और ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा ए म्यू जी -1 एल म्यू जी -1। ठीक, ये हो गया आपका FL/FA इक्वल ए म्यू जी अपान -1 ए म्यू जी -1 अपान एल म्यू जी -1। FL/FA इक्वल ए म्यू जी -1 अपान एल म्यू जी -1। चूँकि ए म्यू जी -1 अपान एल म्यू जी -1 इज ग्रेटर देन 1, इसलिए FL/FA इज ग्रेटर देन 1। यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा FL इज ग्रेटर देन FA। अतः लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, किंतु लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी। लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका फर्स्ट केस था। सेकेंड, यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो तो मतलब कि ए म्यू एल इज ग्रेटर देन ए म्यू जी, तब 1/FL इक्वल एल म्यू जी -1 1/R1 -1/R2। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, एल म्यू जी -1 1/R1 -1/R2। 1/FL इक्वल हो जाएगा एल म्यू जी के प्लेस पे ए म्यू जी अपान ए म्यू एल -1 1/R1 -1/R2। वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 1/FL ए म्यू जी अपान ए म्यू जी -1 1/R1 -1/R2। इधर टोटल 0 हो जाएगा। 1/FL इक्वल 0
तो एफ एल क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब अनंत फोकस दूरी का हो जाएगा। इस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, अर्थात लेंस एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। इसको नोट कीजिए। थर्ड केस, यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक हो तो देखिए L म्यू जी इक्वल A म्यू जी अपान A म्यू L इज लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए A म्यू L इज ग्रेटर देन A म्यू जी, ये वाला कंडीशन अप्लाइड करेंगे तो टोटल वैल्यू लेस देन 1। अतः द्रव में लेंस की फोकस दूरी 1/FL इक्वल L है तो यहाँ लिखेंगे L म्यू जी माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ये हो जाएगा 1/FL इक्वल, यहाँ देखिए लेस देन 1 है, A म्यू जी अपान A म्यू L माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। इसकी वैल्यू 1 से कम है तो टोटल क्वांटिटी नेगेटिव होगी, अर्थात FL की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव आएगी। अतः लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, इसलिए वायु का जो बुलबुला है, अगर वायु का बुलबुला पानी में बने तो जो है वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। द्रव में बने वायु का बुलबुला, द्रव में बने वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि वायु का बुलबुला उत्तल पृष्ठ है, दोनों उत्तल पृष्ठ। अगर वह द्रव में बनेगा तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चूँकि जो है एयर के रिस्पेक्ट में कम होगा, तो इसलिए जो है यहाँ पर इसकी फोकस दूरी नेगेटिव आएगा, अर्थात वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। नेक्स्ट होगा इसका वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता B। वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। देखिए फोकस दूरी का फार्मूला 1/F इक्वल म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है,
तो उत्तल की अगर हम बात करें, उत्तल लेंस के लिए ठीक ना, उत्तल लेंस है, इसका जो R1 होगा, ये प्रथम पृष्ठ है, इसका R1 इधर पड़ेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ से इसका R1 अगर हम लें तो R1 की जो वैल्यू होगी वह वैल्यू, ये पृष्ठ है, इसका R1 यहाँ से मेज़र किया जाएगा पॉजिटिव, और R2 की जो वैल्यू होगी, ये इसका द्वितीय पृष्ठ होगा, सेकंड पृष्ठ, इसका R2 इधर पड़ेगा, यह नेगेटिव होगा। अतः 1/f इक्वल म्यू माइनस 1/R1 माइनस, यहाँ माइनस R2 हो जाएगा, 1/f इक्वल हो जाएगा म्यू माइनस 1/R1 प्लस 1/R2। अवतल की बात किया जाए, अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस देखिए, यह अवतल लेंस होगा, इसका यह R1 है, R1 नेगेटिव, और यह इसका R2 है, R2 क्या होगा, पॉजिटिव। तो R1 की वैल्यू नेगेटिव और इसका जो R2 होगा वह पॉजिटिव होगा अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए R1 नेगेटिव और R2 की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। अतः 1/f इक्वल म्यू माइनस 1, यह माइनस R1 होगा, और माइनस 1/R2, इसमें माइनस हम कॉमन ले सकते हैं, माइनस म्यू माइनस 1/R1, और ये प्लस हो जाएगा 1/R2। नेगेटिव आ रहा है, अर्थात अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा एक पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जिसे हम लेंस निर्माता का सूत्र बोलते हैं, और इसके जो है डिफरेंट केस हम लोगों ने पढ़ा, और इन्हीं केस पर जो है ऐसे जो है न्यूमेरिकल जो है बनाए जाएंगे, जिसको फार्मूले के द्वारा जो हम लोग सीधे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड होगा।